आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाली हैं जिनका नाम सुनते ही वीरता और साहस की एक तस्वीर मन में बन जाती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नमस्कार। आज हम उनके जीवन पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प लेख देख रहे हैं और ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें उस इंसान के बारे में बताता है जो रानी के लिबास के पीछे थी। एक बेटी, एक माँ और एक कह सकते हैं बेमिसाल रणनीतिकार। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी तो यही है, सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना कि कैसे हुआ। हाँ, वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो कौन से फैसले थे जिन्होंने वाराणसी में जन्मी एक लड़की मणिकर्णिका को 1857 के संग्राम का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस पूरे दौर का आईना है। उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल, अंग्रेजों की वो विस्तारवादी नीतियां और उसके खिलाफ भारतीयों का जो गुस्सा बढ़ रहा था, हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है वाराणसी से। उनका असली नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। हाँ, लेकिन घर में सब उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा के दरबार में थे और पेशवा खुद उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे और उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। हाँ, छबीली। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि उनका बचपन किसी भी आम लड़की जैसा नहीं था। हाँ, और इसकी बहुत बड़ी वजह थी उनकी पारिवारिक परिस्थिति। जब वो सिर्फ 4 साल की थीं, उनकी माँ गुजर गईं। बहुत छोटी उम्र में। बहुत छोटी। अब उनकी पूरी परवरिश की जिम्मेदारी उनके पिता और पेशवा पर आ गई। और पेशवा के दरबार में रहने का एक नतीजा ये हुआ कि उन्हें वो माहौल और आज़ादी मिली जो उस दौर की ज्यादातर लड़कियों को नसीब नहीं होती थी। सही बात है। यहीं से उनके उस असाधारण व्यक्तित्व की नींव पड़ी। और ये परवरिश भी क्या खूब थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि तात्या टोपे जो पेशवा के बेटों को ट्रेनिंग देते थे, वही मनु के भी गुरु बने। मतलब बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, ये सब उनके लिए खेल जैसा था। ये सोचना भी अजीब लगता है कि उस जमाने में एक लड़की को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये उस समय के हिसाब से बहुत बहुत प्रगतिशील सोच थी। शायद उनके पिता और पेशवा ये देख पा रहे थे कि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। शायद उन्होंने मनु को सिर्फ शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, बल्कि उनमें रणनीति और नेतृत्व के गुण भी भरे। ये तैयारी सिर्फ एक शौक नहीं थी, मतलब ये भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए एक निवेश था। फिर 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और यहीं से मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई बनी। एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। हाँ, एक नई शुरुआत। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। नहीं, 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अब स्रोत में इस घटना को अंग्रेजी षड्यंत्र के रूप में बताया गया है। मैं इसी पर आने वाली थी। अंग्रेजी षड्यंत्र, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। क्या स्रोत इस बारे में और कुछ बताता है? देखिए, स्रोत में इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये एक शब्द हमें उस समय के माहौल के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये उस गहरे अविश्वास और शक को दिखाता है जो आम लोगों और रजवाड़ों के मन में अंग्रेजों के लिए घर कर चुका था। हर अनहोनी के पीछे उन्हें अंग्रेजों का हाथ नजर आता था ना। सही बात है, वो माहौल ही ऐसा बन गया था। हाँ, ये छोटी सी बात उस चिंगारी का संकेत है जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। बिल्कुल। इस सदमे से राजा गंगाधर राव कभी उभर ही नहीं पाए। उनकी सेहत गिरती चली गई। उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया, उसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा। लेकिन 21 नवंबर 1853 को उनका भी निधन हो गया। सिर्फ 18 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई विधवा हो गईं। और देखिए, जैसे ही एक व्यक्तिगत त्रासदी खत्म होती है, एक बड़ी राजनीतिक साजिश दरवाजे पर दस्तक देती है। बिल्कुल। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापत का सिद्धांत। हाँ, व्यापत का सिद्धांत सामने आता है। ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं था, ये अंग्रेजों का भारत में अपने साम्राज्य को तेजी से फैलाने का सबसे बड़ा हथियार था। तो इसका सीधा मतलब ये था कि अगर किसी राजा का अपना खून का वारिस नहीं है तो उसका राजपाट गया, सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वो वारिस नहीं मानते थे। और ये तो दर्जनों रियासतों के लिए एक तरह से मौत का फरमान था। बिल्कुल। इसने राजाओं के मन में एक डर पैदा कर दिया था कि उनकी रियासत की पहचान, उनका पूरा वजूद ही मिटा दिया जाएगा। लक्ष्मीबाई के लिए इसका मतलब सिर्फ किला छोड़ना नहीं था,
ये झांसी के वजूद का सवाल था। हाँ, झांसी के वजूद का खत्म हो जाना था। इसीलिए जब उन्हें 60,000 रुपए की पेंशन लेकर किला खाली करने को कहा गया तो उनका इनकार इतना अटल था। तो एक तरफ पति और बेटे को खोने का गम और दूसरी तरफ अपने पूरे राज्य को बचाने की चुनौती। अंग्रेजों ने शायद सोचा होगा कि एक जवान विधवा आसानी से टूट जाएगी, और उन्होंने लक्ष्मीबाई के इरादों को बहुत बहुत कम आंका। उन्होंने झांसी सौंपने से साफ मना कर दिया। ये उनके प्रतिरोध की पहली औपचारिक घोषणा थी और इसने आने वाले संघर्ष का मंच तैयार कर दिया। इसके बाद कुछ साल शांति से गुजरे, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। हाँ। साल था 1857। चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने मेरठ में विद्रोह की आग भड़का दी और ये आग तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गई और झांसी भी इसकी चपेट में आ गया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मीबाई ने सीधे विद्रोह का झंडा नहीं उठाया था। अच्छा। उन्होंने पहले कानूनी रास्ते से लड़ने की कोशिश की, लंदन तक अपील की, लेकिन जब विद्रोह की लहर झांसी पहुंची और वहां मौजूद अंग्रेज अधिकारी मारे गए तो हालात बदल गए। तब उन्होंने झांसी की कमान संभाली। हाँ, और उस उथल पुथल के बीच झांसी थोड़े समय के लिए आजाद हो गया और लक्ष्मीबाई ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ इंतजार नहीं किया बल्कि फौरन एक कुशल शासक की तरह काम करना शुरू कर दिया। इस हिस्से पर थोड़ा रुकना जरूरी है क्योंकि ये उनके सिर्फ एक योद्धा होने की छवि से आगे की बात है। सही। वो दबाव में एक, कह सकते हैं, राष्ट्र निर्माता की तरह काम कर रहे थे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सेना को फिर से खड़ा किया, किले की दीवारों को मजबूत करवाया और तोपें और हथियार बनाने के कारखाने भी शुरू करवाए। बिल्कुल, मतलब वो सिर्फ एक रक्षात्मक लड़ाई की तैयारी नहीं कर रही थी। नहीं, हथियार बनवाना ये दिखाता है कि वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार थीं। क्या ये उस समय के भारतीय शासकों के लिए एक आम रणनीति थी या ये उनकी असाधारण दूरदर्शिता को दिखाता है? ये उनकी असाधारण दूरदर्शिता ही थी। उन्होंने सिर्फ सेना पर ध्यान नहीं दिया बल्कि प्रशासन को भी दुरुस्त किया, न्याय व्यवस्था को ठीक किया, जनता का मनोबल ऊंचा रखा। वो ये साबित कर रही थी कि एक भारतीय शासक अंग्रेजों से बेहतर शासन चला सकता है। ये सिर्फ लड़ाई की तैयारी नहीं थी, ये स्वराज का एक छोटा सा मॉडल था। और ये मॉडल ज्यादा दिन अंग्रेजों की नजरों से दूर नहीं रह सका। मार्च 1858 में जनरल सर ह्यू रोज एक विशाल सेना लेकर झांसी पहुंच गया। उसने रानी को आत्मसमर्पण करने को कहा और जवाब वही था, इनकार। और फिर वो हुआ जिसका जिक्र इतिहास में हमेशा होता है। एक अकेली रानी ने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी। सोचकर देखिए वो मंजर, एक तरफ अंग्रेजों की अनुभवी और आधुनिक हथियारों से लैस सेना और दूसरी तरफ झांसी की छोटी सी सेना, और जिसका नेतृत्व एक 22-23 साल की रानी कर रही थी। ह्यू रोज को लगा था कि ये कुछ ही घंटों की बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 दिन तक लगातार भयंकर गोलीबारी होती रही, पर अंग्रेज सेना किले के अंदर नहीं घुस सकी। बिल्कुल नहीं। लक्ष्मीबाई खुद दीवारों पर घूम घूम कर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थीं, तोपों को निर्देशित कर रही थीं। यहाँ लड़ाई में एक मोड़ आता है। जब ह्यू रोज सीधी लड़ाई में किला नहीं जीत सका तो उसने धोखे का सहारा लिया। अच्छा। स्रोत के अनुसार 3 अप्रैल को एक गद्दार की मदद से अंग्रेजी सेना रात में किले की एक कमजोर दीवार फांदकर अंदर घुस गई और शहर में भयंकर मारकाट मच गई। जब लक्ष्मीबाई ने देखा कि अब किला बचाना नामुमकिन है तो उन्होंने एक अविश्वसनीय फैसला लिया। हाँ। अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा, कुछ वफादार सैनिकों को साथ लिया और रात के अंधेरे में किले से निकल पड़े। ये दृश्य भारतीय इतिहास में अमर है, लेकिन इसे सिर्फ एक साहसी पलायन के तौर पर देखना अधूरा होगा। ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ी रणनीतिक नाकामी भी थी। ह्यू रोज ने पूरे किले को घेर रखा था। उसका दावा था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सही। ऐसे में रानी का अपने बेटे के साथ उसकी घेराबंदी तोड़कर निकल जाना सिर्फ रानी का साहस नहीं बल्कि ह्यू रोज की एक बड़ी खुफिया नाकामी थी। शायद इसी नाकामी ने उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया। और वो भागकर रुकी नहीं। कहते हैं कि उन्होंने 24 घंटे में घोड़े पर 102 किलोमीटर का सफर तय किया और कालपी पहुंची। ये शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की मिसाल है। कालपी में उन्हें तात्या टोपे और राव साहेब पेशवा की मदद मिली। उन्होंने फिर से सेना को एकजुट किया। हाँ, लेकिन ह्यू रोज किसी शिकारी की तरह उनका पीछा करता हुआ कालपी भी पहुंच गया। 22 मई को कालपी में फिर युद्ध हुआ और यहाँ भी लक्ष्मीबाई इतनी बहादुरी से लड़ी कि एक बार तो अंग्रेज सेना के पैर उखड़ गए थे। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों की संख्या और संसाधन कहीं ज्यादा थे।
24 मई को कालपी भी उनके हाथ से निकल गया। 2 बड़ी हार के बाद कोई भी टूट जाता, लेकिन लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहेब पेशवा ने एक और भी ज्यादा साहसिक योजना बनाई, ग्वालियर पर कब्जा करने की। हाँ, ये बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि ग्वालियर का राजा सिंधिया तो अंग्रेजों का पक्का समर्थक था। ये एक शानदार रणनीतिक चाल थी। वो जानते थे कि ग्वालियर का किला उत्तर भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। अगर वो मिल गया तो लड़ाई को एक नया मजबूत आधार मिल जाएगा। उन्होंने सिंधिया की सेना को अपनी तरफ मिला लिया, उसे हराया और किले पर कब्जा कर लिया और अपनी निष्ठा दिखाते हुए किला पेशवा को सौंप दिया। बिल्कुल। ग्वालियर पर कब्जा एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने विद्रोहियों में नई जान फूंक दी, लेकिन इसने आखिरी लड़ाई का मैदान भी तैयार कर दिया। हाँ, अब अंत नजदीक था। ह्यू रोज अपनी पूरी ताकत के साथ ग्वालियर की तरफ बढ़ा। 17 जून 1858 को अंतिम युद्ध शुरू हुआ। और इस बार भी रानी ने हार नहीं मानी। वो पुरुषों के लिबास में अपनी सेना के साथ लड़ रही थीं। स्रोत में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है कि उस दिन वो अपने रोज के घोड़े पर नहीं थीं, बल्कि एक नए घोड़े पर थी। अच्छा। हाँ, और लड़ाई के दौरान जब वो बुरी तरह घायल हुई और एक नाला पार करने की कोशिश की, तो नए घोड़े ने नाला पार करने से इनकार कर दिया। और वहीं अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। क्योंकि वो मर्दों वाले कपड़ों में थीं, तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। नहीं, उनके वफादार सैनिक उन्हें उठाकर पास ही एक साधु की कुटिया में ले गए। वहां उन्होंने गंगा जल पिया और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। उनके सैनिकों ने उनकी ये इच्छा पूरी की और पास में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। 18 जून 1858, सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये सोचने पर मजबूर करता है, सिर्फ 23 साल। इस छोटी सी उम्र में इतनी त्रासदियां, इतनी लड़ाइयां और इतना बड़ा नेतृत्व। हाँ। उनकी मौत के बाद उनके पिता को भी पकड़कर फांसी दे दी गई। उनके बेटे दामोदर राव किसी तरह बच निकले। उन्हें झांसी तो कभी वापस नहीं मिला, पर अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन दे दी और उनका जीवन इंदौर में बीता। और उनके वंशजों ने अपने नाम के साथ झांसी वाले जोड़ लिया, जो आज भी उस महान विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके सबसे बड़े दुश्मन जनरल ह्यू रोज की तरफ से आई। हाँ, ये बात मुझे हमेशा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ह्यू रोज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि विद्रोहियों में वो, मतलब लक्ष्मीबाई, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा दृढ़ और सबसे खतरनाक थीं। एक दुश्मन से मिली ऐसी तारीफ शायद सबसे बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक कबूरनामा था। ये मानना था कि उन्होंने भारतीय शासकों, खासकर लक्ष्मीबाई जैसी महिला के जज्बे को कम करके आंका था। इस अनुभव ने 1857 के बाद अंग्रेजों की भारत में शासन करने की नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वो समझ गए थे कि सिर्फ ताकत से राज नहीं किया जा सकता। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है, वो सिर्फ एक वीरांगना की नहीं है, वो एक ऐसी युवा रानी की है जिसने एक के बाद एक व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया। हाँ। एक ऐसी चतुर प्रशासक की है जिसने मुश्किल हालात में एक राज्य को खड़ा किया, और एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर एक साम्राज्य को चुनौती दी। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि नेतृत्व उम्र या लिंग का मोहताज नहीं होता। ये हिम्मत और अटूट इरादे से आता है। सही। उन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, और यही बात उन्हें इतिहास में अमर बनाती है। उनके वंशजों ने जो झांसी वाले उपनाम अपनाया, वो इसी बात का प्रतीक है कि विरासत जमीन और किलों से नहीं, बल्कि पहचान और सम्मान से बनती है। ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या विरासत सिर्फ जीत से तय होती है, या उस लड़ने की भावना से जो सबसे मुश्किल हालात में भी कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा?